जो आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर अध्याय चल रहा है क्या, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। जो आप बोलेंगे सर बहुत लंबा खिंच गया है, हाँ बेटा ये चैप्टर लंबा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब लंबा इट मीन्स कहीं ना कहीं हम एक एक चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जेनेटिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे 12वीं कक्षा के, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बेटा जी आज हम पढ़ने वाले हैं वंशावली विश्लेषण, जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता, फिर लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। चलें आगे बिना टाइम वेस्ट करते, आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, वंशावली विश्लेषण। आप बोलेंगे सर क्या है ये, है ना, ध्यान से सुनना। देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा जी पेडिग्री एनालिसिस। अब आप सभी ने पेडिग्री वर्ड तो सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, सुना है ना। कुत्तों को जो खाना दिया जाता है उसकी एक कंपनी है पेडिग्री, है ना। लेकिन यहाँ पर हम उस डॉग्स के खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ और ही बात कर रहे हैं कि क्या होता है वंशावली विश्लेषण। इसको समझने से पहले एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो बेटा जी आपके पास एक पेड़ है जो लंबा है, सुनना सिर्फ समझाने के लिए, एक पेड़ है जो लंबा है और एक पेड़ है जो बौना है। सिर्फ समझाने के लिए, एक पेड़ है लंबा, एक पेड़ है बौना। क्या आप दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर करा सकते हैं, हमारे हाथ में बिल्कुल करा सकते हैं, पेड़ मना थोड़ा ना करेंगे, करा दी क्रॉसिंग। अगली जो संतान आई है, अगली जो पीढ़ी आई है, क्या उनमें हम लक्षण देख सकते हैं? लक्षण देख सकते हैं, उन लक्षणों का एनालिसिस, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मेंडल ने यही तो किया था। लंबा पेड़ लिया, बौना पेड़ लिया, क्रॉसिंग कराई, अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी में लक्षणों का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, पता लगाया कितने बच्चों में लंबापन है, कितने बच्चों में बौनापन है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, दिमाग लगाए, यही चीज अगर मैं मनुष्यों में करना चाहूं कि एक लंबा मनुष्य ले लिया, एक बौना मनुष्य ले लिया, एक लंबा नर ले लिया, एक बौनी मादा ले ली, या हमने लंबी महिला ले ली और बौना पुरुष ले लिया, और उसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं और देखना चाहते हैं अगली पीढ़ी में कैसे कौन से बच्चे आएंगे। क्या ये मेरे हाथ में है? जरा सोचिए। क्या मैं अपनी लैब में जाकर ये कार्य कराऊंगा? क्या मैं अपनी लैब में ले जाकर एक नर और एक मादा के बीच में क्रॉसिंग कराकर उनके बच्चे उत्पन्न कराकर उनका विश्लेषण करूंगा क्या? नहीं भैया, सोचिए, थ्योरेटिकली सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कौन कहेगा? कोई मनुष्य कहेगा हाँ मैं चलता हूं कि हाँ हम क्रॉसिंग करेंगे और अगले बच्चे जो बच्चे पैदा होंगे उनका विश्लेषण करो, साहब करो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पादपों में ऐसा पॉसिबल है कि हम क्रॉसिंग कराकर अगली पीढ़ी में जो लक्षण हैं उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में नहीं कर सकते ऐसा लैब में ले जाकर। तो इस चीज को, कौन सी चीज को, कि मनुष्यों में क्रॉसिंग कराने से अगली पीढ़ी में क्या लक्षण जाएंगे, ये हम लैब में नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण जाएंगे, उनका एनालिसिस हम कर सकते हैं। और किसके द्वारा कर सकते हैं? वंशावली विश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं। मीनिंग समझ में आया आपको? क्योंकि ये कई बच्चों को मीनिंग समझ में नहीं आता। फील करना, इमेजिन करना, सोचो, पेड़ों में या वनस्पतियों में या पादपों में हम क्रॉसिंग कराकर अगली पीढ़ी में लक्षणों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है क्योंकि ये मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या यही चीज हम मनुष्य पर कर सकते हैं? हम अपनी लैब में ले जाकर क्या उनकी क्रॉसिंग कराकर जो अगली पीढ़ी जो आएगी, जो अगले बच्चे आएंगे, क्या उनके लक्षणों का विश्लेषण कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो हम कैसे करेंगे फिर? हम कैसे पता लगाएंगे अगली पीढ़ी में क्या लक्षण जाएंगे? तो वो पता लगाने के लिए हम यूज में लेते हैं किसका? वंशावली विश्लेषण का। तो वंशावली विश्लेषण क्या होती है? एक तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है। इंग्लिश में बोलेंगे टेक्निक, हिंदी में बोलेंगे एक तकनीक, जिसके द्वारा अगली पीढ़ी में कौन से विशेष लक्षण जाने वाले हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं इस
तकनीक के द्वारा। ठीक है, तो आपसे ध्यान से सुनना, आपसे अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए वंशावली विश्लेषण क्या होता है, तो पहले तो बेटा जी आपने वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन लिखनी है। अब आप बोलेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ये लिखना है, यह है एक प्रकार का वंश वृक्ष। वंश वृक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ट्री। वंश वृक्ष होता है जिसमें एक लक्षण की, ध्यान से सुनना, जिसमें एक लक्षण की वंशागति को एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से, ध्यान से सुनना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विश्लेषण किया जाता है। ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, क्या लिखा है। ये एक प्रकार का वंश वृक्ष है। अब आप बोलेंगे सर वंश वृक्ष क्या होता है, अभी बता रहा हूं, रुको, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आते। क्या एक प्रकार का वंश वृक्ष है, चलो ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लक्षण को हम क्या कर रहे हैं, एक लक्षण की वंशागति हो रही है। किसमें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है, एक लक्षण की वंशागति हो रही है, उसका हम क्या करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। किससे, इस पेडिग्री एनालिसिस से। यानी हम एक लक्षण जो है ना, एक लक्षण मान लेते, कोई सा भी लक्षण ले लेते, लंबाई ले लेते, त्वचा का रंग ले लेते, आंखों का रंग लेते, कुछ भी एक लक्षण हमने ले लिया है ना, और हम ये पता करना चाहते हैं कि एक कपल है, एक मैं बोलूंगा एक युगल जोड़ा है, एक मियां बीवी है, या एक पति पत्नी है, या एक नर और मादा है। ठीक, अब हम जानना चाहते हैं एक नर और मादा, एक पति पत्नी से जो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चों के अंदर वो लक्षण कौन से बच्चों में जाएगा, किस में जाएगा, किस में नहीं जाएगा। यानी हम उस लक्षण की वंशागति का विश्लेषण करेंगे। किसके द्वारा, भैया वंशावली विश्लेषण के द्वारा। अब आप पूछेंगे सर ये वंश वृक्ष क्या होता है, ये पूछेंगे ना, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कैसा होता है बेटा जी। ये वंश वृक्ष कुछ इस तरीके से होता है, दिख रहा है आपको, देखिए कोई ट्री के जैसा दिख रहा है, शाखित संरचनाएं निकल रही हैं, शाखा निकली, फिर इनसे शाखा निकली, तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रकार का वंश वृक्ष होता है बेटा जी। ये कौन, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, एक प्रकार का एक वृक्ष के रूप में, एक फैमिली ट्री के रूप में होता है। बस फैमिली में कौन होएगा, माता पिता, उनसे होने वाले बच्चे, फिर उन बच्चों की शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे, यही तो होएगा। तो एक ट्री बनेगा या नहीं बनेगा, एक वृक्ष बनेगा नहीं बनेगा, किसका, एक फैमिली का। ठीक है, तो एक वंश वृक्ष है जिसमें हम पता लगाने वाले हैं, एक लक्षण की वंशागति को देखते हैं, उस लक्षण की वंशागति का पता लगाते हैं कि नर से या मादा से किस में, कौन से बच्चे में जाएगा, लड़के में जाएगा कि लड़की में जाएगा। बस यही एनालिसिस, यही विश्लेषण क्या कहलाता है, आपका वंशावली विश्लेषण कहलाता है। आई होप यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, मीनिंग समझ में आ गया होगा। जो मैक्सिमम बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि वंशावली विश्लेषण का मीनिंग क्या है। समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का ना। हाँ जी बेटा जी, चलें आगे, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, यहां तक हमने बात करी है, वंशावली विश्लेषण का मीनिंग हमने समझ लिया है। ठीक है, क्या मीनिंग समझ में आया कि एक ऐसा विश्लेषण, एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम ये पता लगा रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से किसकी, मनुष्यों की बात कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से विशेष या कौन से लक्षण जा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं वंशावली विश्लेषण का फायदा क्या है, क्या पता लगा रहे हैं हम इससे, तो हम वंशावली विश्लेषण से पता लगा रहे हैं
पता लगा रहे हैं? पहला बिंदु किसी लक्षण का या किसी विशेष लक्षण का, किसी विशेष लक्षण बोल दीजिए। एक ऐसा एनालिसिस, एक ऐसा निरीक्षण कर रहे हैं, एक ऐसा परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण ना बोलकर बोलूंगा विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? कोई कार्य हुआ, उस कार्य का फिर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, कि निरीक्षण करते हैं एक तरीके से। विश्लेषण का मतलब क्या है? निरीक्षण करना, एनालिसिस करना किस चीज का? एक विशेष लक्षण का, कि भैया वो लक्षण माता से पिता से होता हुआ बच्चे में किस में जा रहा है, और किस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो चीज। तो किसी विशेष लक्षण की वंशागति जो होती है उसका विश्लेषण किया जाता है इससे। या रोग की जो वंशागति होती है, रोग की जो वंशागति होती है उसका भी विश्लेषण इससे किया जाता है। अब जरा सोचिए, वो रोग जो जेनेटिकल होंगे, क्या बोला मैंने? वो रोग जो जेनेटिकल होंगे, वो रोग जो अनुवांशिक होंगे, वो रोग जो जीन में होंगे। अब जीन ही तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अगर किसी जीन में दिक्कत आ गई तो वो जीन जब दूसरी पीढ़ी में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा, तो दिक्कत पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा? जरा सोचिए, मान लो मेरे अंदर कोई जीन है, उस जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है ना। अब वो जीन अगली पीढ़ी में जाता है तो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में भी क्या उत्पन्न करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। तो बस उस रोग की वंशागति को हम पता लगाएंगे किससे? वंशावली विश्लेषण से। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। तो इन दो चीजों का हम पता लगाते हैं वंशावली विश्लेषण से, मुख्य रूप से। अब ये वंशावली विश्लेषण में ना कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल्स जरूरी हैं जो हमें पता होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। बेटा, नर का सिंबल ये है, मादा का सिंबल ये है। नर का सिंबल इस तरीके से चकोर है और गोलाकार जो है वो मादा का सिंबल है। सिंबल, प्रतीक याद रखना, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई सिंबल मिलेगा, इस तरीके से षटकोण टाइप का, इसका मतलब होएगा क्या? कि लिंग जो है वो निर्धारित नहीं है कि नर है या मादा है। होता ना, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना ही नर है ना ही मादा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जिनको किन्नर बोला जाता है, जिनमें हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि नर है या मादा है। ठीक है, तो उसके लिए सिंबल ये है। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। दूसरा, अब दूसरी चीज क्या है? देखिए, ये नर था और ये सिंबल भी नर का है, लेकिन इस नर को मैंने इस तरीके से भर दिया है। ये किस चीज को बता रहा है? ये सामान्य नर को बता रहा है। ये वाला सिंबल किस चीज को बता रहा है? सामान्य। जबकि ये अगर भर दूंगा, काला काला कर दूंगा, तो ये रोगी को बताएगा। रोगी है, रोगी। उसी तरीके से मादा ये सामान्य है और ये मादा रोगी होगी। सिंपल। कैसी होगी बेटा? रोगी होगी। पता है, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चल, अब ये नेक्स्ट सिंबल जो है वो ये कि एक नर है और एक मादा है और दोनों के बीच में क्या हो चुका है बेटा? मेटिंग हो चुकी है, क्रॉसिंग हो चुकी है, संभोग हो जाएगा। यही बता रहा है ना, ये देख लीजिए, ये वाला सिंबल मैथुन को बता रहा है। मैथुन का मतलब क्या होगा? जब एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में मैथुन हो जाता है, संभोग हो जाता है, यानी अब वो संभोग करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी मेटिंग कहलाएगा इंग्लिश में, हिंदी में कहलाएगा संभोग कहलाएगा या मैथुन प्रक्रिया कहलाएगी। सिंपल सा था। चलिएगा नेक्स्ट। अब अगर आपको ऐसा सिंबल दिखता है, वैसे तो किसी भी प्रश्न में नहीं दिखेगा, जो सिंबल आपको दिखेंगे मैं साफ साफ बता देता हूं, या तो ये दिखेगा नर सामान्य या नर रोगी, मादा सामान्य या मादा रोगी, या ये वाला कि दोनों के बीच में मेटिंग हुई है, ये सिंबल दिखेगा। ठीक है, ये वाला नहीं दिखता है, ये वाला सिंबल आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब एक नर और एक मादा दोनों रिश्तेदार हैं, यानी मामा या मामा की लड़की है, जैसे मैं मान लो मैं हूं और मेरी शादी किससे हो गई? अपनी मामा की लड़की से। ठीक है, तो हम दोनों क्या थे? रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों के बीच में अगर क्या होगा? मैथुन होएगा तो दो डंडे लगा दिए जाएंगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। नेक्स्ट, ये वाली जो चीज है ये आपने याद रखनी है। क्या? कि मान लेते हैं बेटा जी, ये हमारा, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये हमारा नर है और ये मादा है। ठीक है, क्या हुई दोनों के बीच में? मैथुन हुआ, और मैथुन होएगा तो सीधी सी बात है बच्चे पैदा होंगे। अब कैसे दिखाएंगे? देखिए इस तरीके से। मान लेते हैं 3 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हो। अब पहली हुई है लड़की, तो ये जो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे यहां से, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी यहां से यहां जाएंगे, तो ये वाली
फर्स्ट संतान जो है उसको बताएगा। इसको बताएगा, पहली संतान जो होगी वो इधर से देखी जाएगी, फिर ये दूसरी संतान, और फिर ये मान लेते हैं तीसरा जो है वो लड़का हुआ है, वो तीसरी संतान है। तो कुल मिलाकर ये क्या बता रहा है कि एक युगल जोड़ा था, उनके बीच में मैथुन हुआ जिससे 3 बच्चे हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यही सिंबल यहां पर बता रखा है बेटा जी, ये वाला बाएं से दाएं जन्म के अनुसार सबसे पहले ये लड़की है, और पहली लड़की हुई, दूसरा लड़का हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बता रखा है वो ये बता रखा है कि मान लो ये एक लड़की है, मतलब एक युगल जोड़ा है, एक नर है, और अच्छा ऐसा नहीं है कि आप पहले नर दिखाओ या पहले मादा दिखाओ, वो इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में नर मादा चाहे आप पहले दिखा दो चाहे बाद में दिखाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, पहला बच्चा लेफ्ट टू राइट देखा जाएगा। ठीक है। अब जरा सोचिए, ये दोनों जो थे ये सामान्य थे, लेकिन इनका बच्चा जो है वो रोगी हो गया। ये कंडीशन किस चीज को दिखा रही है, जरा सोचिए। ये दोनों सामान्य, माता पिता सामान्य, बच्चा रोगी होगा। आप बोलेंगे कैसे? यही तो विश्लेषण करेंगे ना हम, यही तो पता लगाएंगे कैसे। ठीक है। तो बेटा जी ये वाला जो आखिरी सिंबल था, ये वाला आपने याद रखना है इस तरीके से कि माता पिता सामान्य है लेकिन उनका बच्चा रोगी है। माता पिता सामान्य थे और उनके बच्चे सामान्य निकले, लेकिन पहला जो था वो लड़की थी और दूसरा लड़का था। ये सिंबल जब मैथुन हो रहा है, लेकिन किसके बीच में? रिश्तेदार के बीच में। रिश्तेदारी नहीं है, मैथुन हो रहा है। संक्रामित होंगे या रोगी होंगे तो भर देंगे अलग रंग से, पूरा भर देंगे। खाली रखेंगे, नर के लिए चौकोर, मादा के लिए गोलाकार। ये वाला कि लिंग स्पेसिफाई नहीं है, लिंग उल्लेखित नहीं है। आखिरी जो है वो दे रखा है 5 प्रभावहीन संतति। अब इसका मीनिंग सिंपल सा है, क्या कि मान लो ये कंडीशन है कि ये एक जोड़ा था, इस जोड़े से 5 बच्चे पैदा हुए, लड़की लड़का लड़की लड़का और लड़की मान लो, और पांचों के पांचों जो हैं वो प्रभावहीन हैं, यानी कोई भी रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। तो इस कंडीशन में इतना बड़ा लिखने से बेटर क्या रहता है, ध्यान से सुनना, इससे बेटर रहता है कि हम क्या दिखा दें, ये वाला सिंबल दिखा दें। कौन सा? ये वाला 5। इतने सारे लिखने से बेटर है क्या बता दें कि 5 प्रभावहीन है। अब आप बोलेंगे सर 6 होंगे तो अंदर 6 कर देंगे, अंदर 7 होंगे तो 7 कर देंगे। हालांकि इसका भी आपकी 12वीं कक्षा में कोई यूज नहीं है। तो कुल मिलाकर यूज कौन कौन से सिंबल का था? पहले का इसका, ये याद रखना है। दूसरा इसका, ये याद रखना है बेटा जी, आपने भूलना नहीं है। ठीक है। और उसके बाद मादा का गोल, मादा संक्रामित है तो भर दिया जाएगा। ये मैथुन का, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैथुन रिश्तेदारों के बीच में होएगा। ये जरूर याद रखना कि पहली लड़की है पहला लड़का। ये कैसे पता लगाएंगे? लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट में अगर गोल है, सामान्य है, लड़की है, फिर सामान्य लड़की है, तीसरा लड़का हुआ है। सिंपल सा था। और दोनों सामान्य हो सकता है, उनका बच्चा सामान्य भी हो सकता है, रोगी भी हो, वो हमें विश्लेषण से पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सिंबल समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारे सिंबल्स। अब आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ये वंशागति का क्रम। अब साहब वंशागति का जो क्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलिंगी सहलग्नता और एक होता है लिंगी सहलग्नता, और इनके भी 2 प्रकार हैं। अब साहब ये क्या है, पूछेंगे ना सर ये क्या है? आइए समझते हैं इस चीज को। पहले तो देखिएगा, मीनिंग समझना, वंशागति का क्रम, कि किस क्रम में वंशागति होती है। देखिए बेटा, ये मेरी एक कोशिका है, समझना, ये मेरी एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, और केंद्रक में कितने गुणसूत्र हैं? 46 हैं। 46 में से 44 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलिंगी होंगे कि लिंगी होंगे? ये सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे होंगे? अलिंगी। जबकि 2 जो हैं वो कैसे हैं? लिंगी है। 2 जो हैं वो कौन से हैं बेटा जी? आपके लिंगी हैं। ठीक है। अब हो सकता है लड़के में XY और लड़के में XX, लड़की में XX होते हैं और लड़के में XY होते हैं। मनुष्य की बात कर, इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, पक्का चलें? चलो, ये तो भी चीज क्लियर है ना। अब देखना, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। देखिएगा, मान लो
एक इस तरीके से देखते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक 160 रुपए किलो। कौन सा लड़का है, नर है, सही है ना? बताओ कितना। उसकी कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र? आप बोलेंगे सर 46 है, जिसमें से 44 क्या है बेटा जी आपके अलिंगी है, और 2 क्या है आपके लिंगी है। कौन? एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। चलें आगे, चलिए अब देखिए मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। 44 अलिंगी गुणसूत्र है ना, 44 अलिंगी गुणसूत्र को हम 22 जोड़ी भी तो बोल सकते हैं, 22 जोड़ी बोल सकते हैं। अब मैंने बोला 22 जोड़ी में से पर्टिकुलरली मैंने 12वीं जोड़ी गुणसूत्र की जो मेरे अंदर थी, मान लो मैं नर हूं, मेरे अंदर कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से 44 क्या थे? अलिंगी थे, और 2 क्या थे? लिंगी थे, एक्स वाई लिंगी थे। 44 मतलब 22 जोड़ी है मेरे अंदर अलिंगी गुणसूत्र, जिनको हम कायिक गुणसूत्र भी बोलते हैं ना। अब इन 22 जोड़ी में से मान लो मैंने 12वीं जोड़ी निकाल ली, और मैंने बोला इस 12वीं जोड़ी पर, ध्यान से सुनना, इस 12वीं जोड़ी पर एक जीन मिल रहा था कैपिटल ए। क्या मिल रहा था? एक जीन कैपिटल ए, और वो कैपिटल ए जीन में हो गया उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, जो वो 180 को देते हैं, और इस उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होएगा रोग। क्या लाइन समझ में आई? मैंने बोला एक ए जीन है जो सामान्य रूप से काम करता था, लेकिन पता नहीं कैसे उत्परिवर्तन हो गया और रोग उत्पन्न हो जाएगा। ए जीन में चेंज आ गया और उस चेंज के कारण रोग दिखाई देगा शरीर में, ठीक है। अब जरा सोचिए ये जीन कैसा था? प्रभावी था कि अप्रभावी था? आप बोलेंगे सर प्रभावी था। क्या था ये? प्रभावी था कि नहीं था? आप बोलेंगे हाँ सर था। अब सामने भी तो जीन होएगा कि नहीं होएगा? होगा। हो सकता है सामने इस दूसरी जोड़ी पर कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल ए भी हो सकता है, अभी देखते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता है, एक जीन था कैपिटल ए जो प्रभावी था, जिसमें उत्परिवर्तन हुआ, जिससे क्या पैदा हो रहा है? रोग पैदा हो रहा है, ठीक है भैया। चलें आगे। अब सोच समझकर मुझे बताना, क्या बोला मैंने? सोच समझकर मुझे ये बताना। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ अलिंगी। क्या लिखा हुआ? अलिंगी। वंशागति का क्रम जो है, यानी वंशागति क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना कौन लेकर जाते हैं? जीन्स लेकर जाते हैं। जीन्स किस पर होते हैं? गुणसूत्र पर होते हैं। ये जानते हैं ना आप, इतने दिनों से ये पढ़ रहे हैं। वंशागति हो रही है, वंशागति किस क्रम में हो रही है ये हमें देखना था। हमने देखा वंशागति हो रही है, जीन्स जा रहे हैं, किस क्रम में जा रहे हैं? कौन लेकर जा रहा है जीन्स को? मान लेते हैं अलिंगी गुणसूत्र लेकर जा रहे हैं। कौन से गुणसूत्र लेकर जा रहे हैं? अलिंगी गुणसूत्र लेकर जा रहे हैं। और वो अलिंगी गुणसूत्र पर जो जीन जो जा रहा था वो रोग पैदा कर रहा था, और वो जीन कैसा था? प्रभावी था। आप मुझे बताएं, क्या ऐसी वंशागति क्या कहलाएगी? सोचो, ऐसी वंशागति क्या कहलाएगी? अलिंगी प्रभावी कहलाएगी कि अलिंगी अप्रभावी कहलाएगी? सोचो, इस परिस्थिति में अगर मान लो ये मैं नर हूं, मेरे अंदर 12वीं जोड़ी अलिंगी गुणसूत्र था। कौन सा गुणसूत्र था? अलिंगी गुणसूत्र था। और उस अलिंगी गुणसूत्र पर एक जीन था, और वो जो जीन जो था वो प्रभावी था, और उस जीन में आ गया उत्परिवर्तन जो पैदा करेगा रोग। अब आप मुझे बताएं, मेरे आगे आने वाली संतान में अगर रोग होएगा तो ये वंशागति क्या कहलाएगी? प्रभावी अलिंगी वंशागति कहलाएगी कि प्रभावी लिंगी वंशागति कहलाएगी? पहले तो ये सोचो, प्रभावी अलिंगी कहलाएगी कि प्रभावी लिंगी कहलाएगी? आप सीधा बोलेंगे प्रभावी अलिंगी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो जीन जो है ना वो अलिंगी गुणसूत्र पर मिल रहा था। समझ में आया? लिंगी पर नहीं मिल रहा था। किस पर मिल रहा था? अलिंगी पर। और ये जीन प्रभावी था, अप्रभावी नहीं था। कैसा था? प्रभावी था। तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा रोग क्या कहलाएगा? जरा सोचिए, ऐसा रोग क्या कहलाएगा? प्रभावी अलिंगी रोग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? समझ में आया मीनिंग? ये क्लियर है? बिंदास क्लियर है ये वाली चीज? चलिए अब ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, प्रभावी अलिंगी रोग होएगा वो वाला,
लेकिन यहाँ पर वर्ड आ रहा है सहलग्न। अब ये सहलग्न क्यों बोला? बहुत सिंपल सी चीज है बेटा जी, मान लेते हैं इसके साथ कोई और जीन होंगे, कोई और जीन होंगे जिसके साथ ये क्या दर्शा रहा है? सहलग्नता दर्शा रहा है। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सहलग्न वर्ड, मतलब सहलग्न मतलब साथ साथ होंगे इसके साथ, मतलब वो जीन जिसमें रोग हुआ उसके साथ एक और जीन होगा जो उसके साथ में है, सहलग्नता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जरा सोचना, इस नर का मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं क्या? कैपिटल है, बताओ ये नर जिसका जीनोटाइप में कैपिटल ए लिख रहा हूं, क्या ये रोगी है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल रोगी है, क्योंकि रोग जो है वो कौन से जीन से आ रहा है? कैपिटल ए। अब जरा सोचिए, दोनों तरफ कैपिटल ए हुआ तो वो डेफिनेटली रोगी होगा या नहीं होगा? होगा। अब जरा सोचिए, कैपिटल ए स्मॉल ए है, अब बताए रोगी होगा कि नहीं होगा? अभी भी रोगी होगा मेरे भाई। कैसा होगा? रोगी होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए का मतलब अप्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा, लेकिन इधर तो प्रभावी जीन है ना। मान लो इधर अगर स्मॉल ए होता, ये तो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, लेकिन ये तो करता ना, कैपिटल ए जीन, जिसके कारण क्या पैदा होता? रोग उत्पन्न होता। तो इस कंडीशन में भी क्या होएगा? वो रोगी होएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर दोनों तरफ स्मॉल ए है, अब जरा सोचिए क्या वो रोगी होएगा? नहीं, अब रोगी नहीं होगा। तो रोगी होने के लिए क्या क्या जीनोटाइप हो गए हैं? ये दोनों जीनोटाइप हो गए हैं। ठीक है, वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखना। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं, मान लो कोई नर है, मैं ही हूं। अब की बार मैंने बोला कि मेरे अंदर जो 46 गुणसूत्र है, जिसमें से 44 अलिंगी थे, 2 लिंगी थे, कौन से? XY। मैंने बोला इन 44 यानी 22 जोड़ी में से मैंने बात करी, मान लेते हैं जो 15वीं जोड़ी है, ये 15वीं जोड़ी थी। कौन सी थी? 15वीं जोड़ी। अब मैंने बोला कि एक जीन है स्मॉल टी, मान लेता हूं स्मॉल टी। ये एक जीन है स्मॉल टी, जिसमें उत्परिवर्तन हुआ। जिसमें क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ। और इस उत्परिवर्तन के कारण रोग हो गया। क्या हो गया? रोग हो गया। अब आप मुझे बताएं, पहले तो सोच समझकर मुझे बताएं, स्मॉल टी जीन है, यानी ये जीन कैसा है? अप्रभावी है। कैसा जीन है? अप्रभावी है। तो अब आप मुझे बताइए रोग कैसा होएगा? जरा सोच के मुझे बताएं, अगर इस नर से रोग होने वाला अगली पीढ़ी में, तो वो रोग क्या कहलाएगा? अप्रभावी अलिंगी रोग होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर होगा। जबकि इस परिस्थिति में क्या कहलाएगा? प्रभावी लिंगी रोग, प्रभावी अलिंगी रोग। देखिए, दोनों कंडीशन में मैंने जो रोग पैदा किया है वो उन जीन पे पैदा किया जो अलिंगी गुणसूत्र पर मिले, इसलिए दोनों में अलिंगी तो वर्ड आएगा। लेकिन यहां पर जिस जीन में परिवर्तन आ रहा था वो अप्रभावी था, और यहां पर जिस जीन में आ रहा है वो प्रभावी। अब प्रभावी था तो इन दो कंडीशन में रोग होएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं, अब जरा देखना, यहां पर हम देखते हैं, मान लो यहां पर जीन मिल रहा है स्मॉल टी, बताएं रोग होगा नहीं होएगा? बिल्कुल होगा भैया। रोगी होगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। स्मॉल टी भी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, स्मॉल टी भी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, रोगी होएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर परिस्थिति हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी, इस परिस्थिति में कौन प्रभावी है? ये जीन प्रभावी है। ये इसके लक्षणों को तो होने नहीं देगा, तो रोग नहीं होगा। और दूसरी परिस्थिति, इसमें तो कतई नहीं होएगा, क्योंकि जिस जीन के कारण रोग हो रहा था वो स्मॉल टी था। अब खुद सोचिए ना, इसी परिस्थिति को हम जरा सोचिए, मेंडल के नियम के अनुसार अगर देखें तो कैपिटल टी जीन किसके लिए था? लंबाई के लिए था। स्मॉल टी किसके लिए था? बोनेपन के लिए था ना। कैपिटल टी होता तो लंबा होता, कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो भी लंबा होता, स्मॉल टी होता तो बोना होता। बोना कब होएगा? जब लक्षण बोनेपन का कब पैदा होएगा? जब दोनों जीन स्मॉल टी होंगे, अप्रभावी। तो यहाँ पर रोग कब पैदा होएगा? जब दोनों तरफ क्या होएगा? स्मॉल टी होगा। एक तरफ होएगा तो वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर केवल रोगी कब पैदा होएगा? अप्रभावी अलिंगी रोग में, जब दोनों जीन अप्रभावी होंगे। जबकि प्रभावी में
रोग कब पैदा होगा? दो कंडीशन में पैदा होएगा। समझ में आया? तो ज्यादा चांसेस रोग होने के किस में होंगे? इस परिस्थिति में कि इस परिस्थिति में? इसमें ज्यादा होंगे। समझ में आ गया? तो जरा सोचिए, ये तो हमने पढ़ लिया क्या? अलिंगी सहलग्न, अलिंगी गुणसूत्र पर। ध्यान से सुनना, ये हमने क्या पढ़ा? जब किसी रोग के लिए उत्तरदायी जीन या तो प्रभावी हो सकता है या अप्रभावी हो सकता है, और किस पे मिलेगा? अलिंगी गुणसूत्र पर मिलेगा, और सहलग्नता दर्शा रहा होगा, तो ऐसा वंशागति ये है। अब सीधा सोचिए, इसका ये उल्टा हो जाएगा भैया। चीज सेम तो सेम रहेगी, बस फर्क कितना सा आ जाएगा। यहां पर अलिंगी गुणसूत्र की जगह क्या हो जाएगा? लिंगी गुणसूत्र। इसे भी एग्जाम्पल से बता दूं, इसको भी? आइए इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए। मान लो अब मैं नर की बात करता हूं, और इस कंडीशन में मैं मादा की बात करता हूं। एक तरफ नर, नर में 46 गुणसूत्र, 44 यानी 22 जोड़ी। अब भैया हमें अलिंगी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब हम कौन से रोग देखने वाले हैं? कौन से रोग देखने वाले हैं? लिंगी रोग। कौन से रोग देखेंगे? लिंगी रोग। यानी ऐसे रोग, जरा सोचिए, जिनके लिए उत्तरदायी जीन किस पर मिलेगा? लिंग गुणसूत्र पर, है ना? अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, नर में तो कंडीशन है XY, और मादा में कंडीशन है XX। भाई इससे तो अभी कोई मतलब ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये तो हमने देख लिया लिंगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? लिंगी की। अब जरा सोचिए, ध्यान से सुनना, मादा में है XX गुणसूत्र, और नर में है XY। ठीक है? अब समझना जो मैं अगला बिंदु बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं लिंगी रोग की। ज्यादातर लिंगी रोग उन जीन्स से होते हैं जो X गुणसूत्र पर मिलते हैं। क्या बोला मैंने? ज्यादातर ध्यान से सुनना, ज्यादातर रोग लिंगी कब होते हैं? जब जीन जिनमें उत्परिवर्तन होएगा वो X गुणसूत्र पर मिलेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? पूछेंगे ना ऐसा क्यों? आप मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताइएगा। नर में XY है और मादा में XX है। मान लो अगर रोग X गुणसूत्र पर होता, मान लो रोग X गुणसूत्र पर होता, तो चांसेस कितने थे? यहां पर अगर X गुणसूत्र पर जीन होता रोग उत्पन्न करने के लिए, तो यहां पर भी रोग होता, यहां पर भी रोग होता। दो कंडीशन में रोग हो गया। लेकिन मान लो अगर Y गुणसूत्र पर जीन होता रोग उत्पन्न करने के लिए, वो तो केवल नर में होता, मादा में तो होता ही नहीं। तो ज्यादा चांसेस किसमें? रोग होने के। ज्यादा चांसेस कब होंगे रोग होने के? लिंगी रोग होने के। ज्यादा से ज्यादा चांसेस कब होंगे? जब जीन्स किस पर मिलेंगे? X गुणसूत्र पर मिलेंगे। तो मेरी इस बात को याद रखना, भूल मत जाना, ज्यादातर लिंगी रोग किसके कारण होते हैं? X गुणसूत्र पर मिलने वाले उन जीन्स के कारण होते हैं जिनमें उत्परिवर्तन आता है। आया मीनिंग समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीज समझाने वाला हूं ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं क्या कि कोई जीन है कैपिटल A, जिसके अंदर उत्परिवर्तन हुआ और रोग पैदा होगा। अब जरा सोचिए, यहां पर इधर देखते हैं, इधर पहले यहां पर देखते हैं, ज्यादातर रोग किससे हो रहे बेटा जी? मैंने आपको क्या बताया? X गुणसूत्र पर मिलेगा जीन, उससे होंगे। ज्यादातर किसमें होंगे? X गुणसूत्र पर जीन मिलेगा। किस पर? X गुणसूत्र पर अगर मिलेगा जीन, X गुणसूत्र पर मिलेगा जीन, तो ही होंगे ज्यादातर लिंगी रोग। Y पर भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर X, क्योंकि चांसेस जो है, जरा सोचिए, देखिए X मेरे अंदर भी है, X मादा में भी है, लेकिन Y सिर्फ नर में है, मादा में तो नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा रोग कब होंगे? X उसमें भी, लड़की में भी, X लड़के में भी, दोनों में रोग हो सकते हैं। लेकिन अगर Y पे हुआ, केवल लड़के में होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा रोग, लिंगी रोग कौन से होंगे? जिनमें जब जीन किस पर मिलेगा? X गुणसूत्र पर मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या बेटा जी? मान लेते हैं कोई A जीन है जिसमें उत्परिवर्तन हुआ और उस उत्परिवर्तन से रोग पैदा हो रहा है। अब वो जीन मान लेते हैं X गुणसूत्र पर मिल रहा है। अब सामने तो Y है, Y पर तो मिलेगा नहीं, किस पर मिल रहा है? X गुणसूत्र पर। तो क्या ये रोगी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल रोगी होगा।
यहां पर अकेला ए जीन काफी है रोग उत्पन्न करने के लिए, लेकिन इधर देखो, अब मैंने बोला ए जीन जो क्या पैदा कर रहा है, रोग। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर ए जीन है, यहां पर ए जीन है ना, और यहां पर भी ए जीन है। सोचो, यहां पर ए जीन है, ए जीन है, आप बताएं रोग होएगा? हाँ जी, इस कंडीशन में रोग होएगा, यानी कैपिटल ए होएगा तो रोग होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब जरा सोचिए दूसरी कंडीशन। अब मैं बोलता हूं यहां पर, जरा सोचिए, ध्यान से सुनना, अब मैं बोलता हूं यहां पर सामने जीन ही नहीं है। क्या बोला? सामने जीन ही नहीं है, केवल एक एक्स गुणसूत्र पर जीन था, दूसरे वाले एक्स गुणसूत्र पर वो जीन ही नहीं है, वो जीन ही नहीं है। अब मुझे बताएं रोग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मादा में दो एक्स समजात गुणसूत्र हैं, ये दोनों क्या हैं? समजात। जैसे 12 जोड़ी मेरे अंदर दो है ना, एक जोड़ी मेरे अंदर दो है ना, मतलब एक गुणसूत्र पहला मेरे अंदर दो ना, एक माता से है एक पिता से है ना। ऐसे दूसरा गुणसूत्र मेरे अंदर एक माता से है एक पिता से है, लेकिन एक्स गुणसूत्र मेरे अंदर केवल एक है और दूसरा जो है वो वाई गुणसूत्र है, दोनों समजात नहीं है। लेकिन स्त्री में एक एक्स मादा से है एक एक्स पिता से है, दोनों समजात हैं। तो समजात कंडीशन जब होती है, समजात कंडीशन जब होती है तो लक्षण कब उत्पन्न होते हैं? जब सामने की तरफ भी जीन हो। अब जरा सोचिए, इधर इस परिस्थिति में सामने जीन नहीं है, इस परिस्थिति में ये स्त्री क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी। वाहक का मतलब जो उस जीन को तो धारण किए हुए है, लेकिन उसमें रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। याद रखना, रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। वो स्त्री वाहक होगी, उसने वहन कर रही है, उसने धारण कर रखा है उस जीन को जो रोग उत्पन्न करता है, लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा उस लड़की में। जरा सोचिए, मान लेते हैं मैं एक लड़की हूं, ठीक है, मेरे अंदर कैपिटल ए जीन मिल रहा था मेरे दोनों एक्स गुणसूत्र पर, तो क्या मैं रोगी होंगी? हाँ जी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि रोग उत्पन्न करने के लिए दोनों जीन का होना आवश्यक है, दोनों जीन का आवश्यक है। कब? जब गुणसूत्र समजात हो, जब गुणसूत्र समजात हो। ठीक है, अब मैंने बोला यहां पर तो समजात है ही नहीं, अलग अलग है, गुणसूत्र अलग है, एक एक्स है एक वाई है। इस परिस्थिति में ये अकेला जीन अगर मिलेगा, ये सफिशिएंट होगा, काफी होगा क्या करने के लिए? रोग उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर यहां पर नहीं मिला, एक गुणसूत्र पर मिल रहा है दूसरे पर नहीं मिल रहा है, इस परिस्थिति में अकेला एक ए गुणसूत्र काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र यहां पर दोनों कैसे हैं? समजात है। अकेला ए जीन रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन ये स्त्री क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोग के लक्षण तो पैदा नहीं होंगे, क्योंकि रोग के लक्षण के लिए दोनों ए जीन का होना जरूरी था, क्योंकि गुणसूत्र समझाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, रोग तो नहीं होएगा इस कंडीशन में, लेकिन क्या ये स्त्री वाहक होगी? हाँ, ये वाहक होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसका उल्टा आप क्या होएगा? देखिए यहां पर कैसा होएगा, ये रोग कैसा होएगा? प्रभावी लिंगी रोग होगा। अब इसी की जगह अगर मैं स्मॉल ए ले लूंगा तो वो क्या होएगा? प्रभावी लिंगी रोग होगा। वो तो सेम चीज है, वो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारे वंशागति का जो क्रम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कि रोगों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति, चाहे रोगों को बोल दो चाहे लक्षणों बोल दो, रोगों की या लक्षणों की वंशागति बेटा जी इस प्रकार से होती है। अब एक उदाहरण से देख लेते हैं बेटा जी, यहां पर आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको एक वंशावली दिख रही होगी, एक पेडिग्री दिख रही होगी, ठीक है। अब इस वंशावली में देखिए, एक नर है, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, एक नर है एक मादा है, और मादा जो है वो रोगी है। मादा कैसी है? रोगी है। इनके 4 बच्चे हैं, दिख रहे हैं आपको, लड़की लड़का लड़की लड़का, लड़की लड़का लड़की लड़का, और चारों में रोग नहीं है। सोचो, माता पिता में से माता में रोग है, मम्मी में रोग है, लेकिन बच्चों में रोग ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? अभी बता रहा। फिर ये जो पहली लड़की थी ना, इस पहली लड़की की यहां पर शादी हो गई, किससे? एक सामान्य लड़के से। दिख रहा है आपको? सामान्य लड़के से हो गई ना, पहली लड़की थी ना, ये शादी हो गई किसी सामान्य लड़के से, है ना। अब इनसे 3 बच्चे पैदा हुए, अब इनसे 3 बच्चे पैदा हुए हैं।
पहला क्या हुआ है, लड़की, दूसरी भी लड़की और तीसरा लड़का, और लड़का जो है वो रोगी हो गया। अब बोलेंगे सर कैसे, दोनों माता पिता सामान्य है, लड़का कैसे रोगी हो गया? सर दोनों माता पिता में से माता रोगी थी, कोई भी बच्चा रोगी नहीं है, ये कैसे हुआ? इसको देखिए, समझना, ध्यान से देखना। देखिए रोग कब पैदा होएगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि जीन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जीन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब यहां पर इस स्त्री में मान के चल लेते हैं हम, जो जीन जो है वो अप्रभावी है। दोनों कंडीशन लेकर चल सकते हैं, प्रभावी भी और अप्रभावी। पहले हम लेकर चलते हैं अप्रभावी। मान लेते हैं एक जीन है स्मॉल a जो अप्रभावी है और जिससे रोग होता है। देखिए कंडीशन सोचकर चलनी पड़ेगी। मान लेते हैं पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, पहली स्मॉल a एक जीन है अप्रभावी और उससे रोग होता है, ठीक है। अब यहां पर रोग दे रखा है लड़की में। रोग कब होएगा लड़की में, जरा सोचिए, रोग कब होएगा लड़की में, जरा सोचिए, जब दोनों जीन होंगे। अब ये भी बताया था, दोनों जीन होंगे तभी रोग पैदा होएगा, दोनों जीन होंगे, है ना, बताया था ना आप, समझ में आ गया। यानी ये लड़की इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, रोगी है, ठीक है। स्मॉल a जीन दोनों अप्रभावी मिल रहे हैं, यानी रोग हो गया। चलो ये सेटिस्फाइड हो गया, यहां पर ये वाली चीज हमारी। लड़का जो है वो कैसा है, रोगी नहीं है, यानी इसमें या तो कैपिटल ए कंडीशन होगी या कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, है ना, यही हो सकता है ना भाई। कैपिटल हुआ रोग नहीं है, दोनों प्रभावी जीन, रोग नहीं है, और कैपिटल ए स्मॉल हुआ तो भी रोग नहीं है। यानी अब हमारे पास दो कंडीशन, अब दोनों कंडीशन को लेकर चलते हैं। आइए हम यहां पर पहले ले लेते हैं इधर कैपिटल ए। समझना बेटा, आराम से तसल्ली से समझा रहा हूं। पहले हमने ले ली कैपिटल ए और दूसरी कंडीशन हमने ले ली कैपिटल ए स्मॉल ए। ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये दोनों कंडीशन, यहां पर भी रोग नहीं है, यहां पर भी रोग नहीं है। चलो जी, अब पहले इसको देख लेते हैं यहां से। अब सोचिए यहां से जो बच्चे पैदा हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कैपिटल ए जीन अगर स्मॉल ए के साथ आता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, यही हो सकता है। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाला जीन इसके साथ आया, ये वाला जीन इसके साथ आया, यही तो कंडीशन होगी। ये वाला इसके साथ आया, स्मॉल ए। चलो मान लेते कोई भी होएगा, लड़का लड़की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि रोगी होगा या नहीं होएगा, होगा या नहीं होएगा, जरा सोचिए। बिल्कुल होएगा, स्मॉल ए कंडीशन अगर आ गई तो रोगी है कि नहीं है, बिल्कुल है, रोगी होएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रोगी होगा या नहीं होएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होएगा, लेकिन बेटा हमारे तो इन दोनों के मैथुन से जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो तो सामान्य आ रहे हैं। इट मीन्स ये परिस्थिति तो नहीं बनेगी भैया, यानी ये लड़का जो होएगा, ये इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं होएगा। तो अब इस पर आते हैं, देखिए ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा आंसर, कि देखो अगर ये कंडीशन लेते हैं तो भैया स्मॉल ए आ गया, यानी रोगी होएगा बच्चा, लेकिन हमने तो पेडिग्री में दिखाया रोगी है ही नहीं, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। आइए ये वाली कंडीशन देखते हैं। अब इस कंडीशन से क्या क्या जीनोटाइप वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, आइए देखिए कौन कौन से। कैपिटल ए स्मॉल ए मान लेते हैं, कौन, कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, यानी जीनोटाइप तो वही रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल है। ये कैपिटल है स्मॉल है, ये कैपिटल है, मतलब एक ही प्रकार का जीनोटाइप बन रहा है, सिर्फ एक ही प्रकार का जीनोटाइप वाला बच्चा बन रहा है। अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बनेगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। चलो सोचिए रोग होएगा, नहीं, किसी में भी नहीं होएगा, किसी में भी रोग नहीं है। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए तो आ नहीं रहा। चलो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, क्या, कि लड़का जो है उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए। चलो जी यहां पर लिख देते हैं कैपिटल ए, यहां पर लिख दिया हमने स्मॉल ए, और ये जितने भी सब में कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई रोगी नहीं है। वेल डन, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। अब हमने बोला ये जो लड़की है इसका विवाह हुआ इस लड़के से, और इससे जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से एक लड़का जो है वो रोगी। अब ये कैसे पॉसिबल, आइए देखते हैं। ये वाली लड़की थी ना, पहली वाली लड़की है ना, कैपिटल ए स्मॉल है, ये वाली है ना। आइए यही कंडीशन थी ना हमारी बेटा। चलिए अब ये जो लड़की है हमारी ये रोगी है, नहीं ये सामान्य है, ये लड़की हमारी सामान्य है, ठीक है, यही
बताई थी ना, हमारी लड़की जो है ये वाली पहली सामान्य है और लड़का भी सामान्य है। चलो जी, अब देखिएगा यहाँ पर ये लड़की सामान्य है और इसका विवाह हो रहा है एक लड़के से, और जो बच्चे आ रहे हैं वो रोगी आ रहे हैं। उनमें से एक बच्चा रोगी आ रहा है, बाकी रोगी नहीं है। लड़का रोगी आ रहा है, बाकी दोनों लड़कियां रोगी नहीं है। चलो जी, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ आइए देखते हैं। लड़का जो है वो रोगी है और लड़की जो है वो रोगी नहीं है, यानी लड़का रोगी कब होगा? लड़का रोगी कब होगा? रोगी कब होगा? रोगी कब होगा? रोगी तभी होगा जब जीनोटाइप स्मॉल ए होएगा, क्योंकि यही जीनोटाइप होएगा तो ही रोग उत्पन्न होगा, क्योंकि जीन हम मान के चल रहे हैं अप्रभावी है। अब जरा सोचिए ये स्मॉल ए कब आएगा? सोचो, अगर इस लड़के का जीनोटाइप कैपिटल ए होता तो किसी भी बच्चे में स्मॉल ए आ पाता? नहीं, किसी भी बच्चे में स्मॉल ए नहीं आ पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर स्मॉल ए होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहां पर स्मॉल ए रख देते हैं। बेटा अगर मैं यहां पर स्मॉल ए रख देता हूं, यहां पर स्मॉल ए तो सोचिए तो रोगी हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो ये सामान्य दे रखा है, तो या तो यानी यहां पर ना ही स्मॉल ए होएगा और ना ही कैपिटल होएगा। बचा क्या अब हमारा? जरा सोचिए, बचा क्या हमारा यहां पर? अब हमारा यहां पर जो जीनोटाइप बच गया वो रह गया केवल और केवल क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आप मुझे बताएं, इस लड़की में मान लो जीन चले गए कैपिटल ए, इस लड़की में मान लो जीन चले गए कैपिटल ए स्मॉल ए, लेकिन इस लड़के में जीन आ गया स्मॉल ए, ये रोगी होगा? हाँ जी बिल्कुल रोगी होएगा। अब सोच समझकर मुझे बताएं ये कैसा रोग है, क्या ये अप्रभावी जीन रोग है या नहीं है? हाँ जी, ये एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। भूलना नहीं है आपने, कतई नहीं भूलना है। इस प्रकार वंशावली क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब समय हुआ है किस चीज का? हमने जो आज पढ़ा है बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं, इसको आपको वापस से देखना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, तभी ये समझ में आता है। वंशावली विश्लेषण कार्य क्या होता है? वंशावली विश्लेषण में भैया हम किसी विशेष लक्षण की वंशागति को या रोगों की वंशागति को देखते हैं। अब रोगों की वंशागति दो तरीके से हो सकती है, या तो अलिंगी गुणसूत्र से हो सकती है या लिंगी गुणसूत्र से हो सकती है। अब अलिंगी गुणसूत्र पे भी या तो हो सकता है प्रभावी जीन हो या हो सकता है अप्रभावी जीन हो, उसी प्रकार लिंगी गुणसूत्र पे भी हो सकता है प्रभावी जीन हो या अप्रभावी जीन हो। फिर हमने एक वंशावली विश्लेषण देखा है। समय हुआ बेटा जी आपके किसका? क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है किसी विशेष लक्षण का पता लगाने के लिए, रोग का पता लगाने के लिए, दोनों ए और बी, कोई नहीं। जल्दी से सोचिए। वंशावली विश्लेषण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट समूह, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, उपरोक्त सभी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, मैंने सोचा कहीं भूल ना गए हो। जरा सोचिए जल्दी से। और समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? या तो किसी विशेष लक्षण का पता लगाने के लिए या रोग का पता लगाने के लिए, यानी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा? थर्ड। दूसरा, डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट समूह भी होता है, शर्करा भी होती है, नाइट्रोजन क्षार भी होते हैं, यानी सब कुछ होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये था सिंपल सा क्विज हमारा। वंशावली विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं, इसको वापस से दोहराइएगा, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, चाहे स्पीड कम करके पढ़ लीजिएगा, चाहे स्पीड तेज करके पढ़ लीजिएगा, वो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी उस चीज को कैच कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क नीचे होमवर्क सेक्शन में है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है, यू मान के चलिए क्या? आनुवांशिक विकार, जेनेटिकल डिजीज, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।